बिल्कुल। आपने कहा ना युवा बोलेंगे, मुझे लगा युवाओं को बोलना है। समाज में एकता है, हमें राजनीतिक एकता की जरूरत है। जितने भी राजनीतिक नेता है वो सब मिलकर एक मंच पे बैठे, और वहां से जब जसवंत सिंह जी अलग मिल रहे हैं, हरियाणा वाले अलग मिल रहे हैं, या हमारे विधायक अलग मिल रहे हैं, अगर वो आज आरक्षण होता तो वो 150वीं रैंक पे राजस्थान कैडर के आईएएस बनते, और हो सकता है वो कभी जोधपुर के डीएम रहते हुए अपनी सेवा करते। का मुद्दा राजनीतिक है, सामाजिक है। इतिहास में मैं अगर जाऊं तो एक दिन था 16 नवंबर 1992। उस दिन भारतीय लोकतंत्र की जो सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि ओबीसी आरक्षण जाति आधारित होगा। उसमें जब अपन ओबीसी आरक्षण का नाम लेते हैं तो हमेशा मंडल कमीशन का नाम अपने दिमाग में आता है। मंडल कमीशन ने 11 इंडिकेटर्स निर्धारित किए। इंडिकेटर्स में कहूं तो सूचक। सूचक का मतलब होता है कि किसी भी जाति को किस आधार पे उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा, वो सूचक होते हैं। इन सूचकों को सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली डिवाइड किया गया। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शिक्षा की दृष्टि से कोई समाज कितना पिछड़ा हुआ है उनको ओबीसी में शामिल किया जाएगा। मैं आज आप सबकी उपस्थिति में, मुझे यह बताने में बिल्कुल भी शक नहीं है कि हमारा बिश्नोई समाज उन 11 सूचकों को आज भी पूरा करता है, क्योंकि हमारे पश्चिमी रेगिस्तान में जो बिश्नोइयों ने संघर्षपूर्ण जीवन जिया है, हमारे जो भी आज तक रहे हैं पूर्वज, उन्होंने जो जीवन जिया है वो हम 11 सूचक हमेशा पूरे करते हैं। तो तकनीकी रूप से हम ओबीसी की लिस्ट में आने के लिए एलिजिबल है। इसका आयोग एनसीबीसी नाम से है। यहाँ बहुत सारे वकील लोग बैठे हैं, वो इस बात से परिचित होंगे। एनसीबीसी नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये एनसीबीसी ये निर्धारित करता है और ये निर्धारित करेगा कि आप जो आज बिश्नोई यहाँ मिले हो, आपको ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो उस एनसीबीसी आयोग के हाथ में है। एनसीबीसी आयोग में कोई भी आप इंडिविजुअल आदमी जाके रिपोर्ट दे सकता है कि साहब मैं इस समाज से आता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन 11 इंडिकेटर्स को पूरा करता हूं, मुझे आरक्षण दीजिए, हमारी बिश्नोई कम्युनिटी को इंक्लूड कीजिए। एक कोई भी युवा संगठन हो समाज का, वो भी अप्लाई कर सकता है उस रिपोर्ट को। स्टेट भी कर सकता है, यहाँ के स्टेट भी रिकमेंड कर सकते हैं उस आयोग को कि हमारे स्टेट में यह एक ऐसी जाति है जो इस आपके 11 इंडिकेटर्स को पूरा करती है, तो आपसे निवेदन है कि आप इसको ओबीसी में शामिल कीजिए। अभी की जो राजनीतिक स्थिति है समाज की, उसमें एक तो प्रक्रिया यह है कि जब वो एनसीबीसी उस रिपोर्ट को अप्रूव करेगा तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेजिस्लेचर बनाएगी, विधेयक बनाएगी उसका। उसके बाद राष्ट्रपति जी जब ऑर्डर निकालेंगे ना, वो दिन अपनी इस मीटिंग का अंतिम दिन होगा। जो आज सब लोग एकत्रित हुए हैं ना, इसका अंतिम रूप उस टाइम आएगा जब राष्ट्रपति का ऑर्डर आएगा कि दिस बिश्नोई कम्युनिटी हैज बीन अप्रूव्ड टू इंक्लूड इन द ओबीसी लिस्ट। उस अंतिम आदेश तक अपन को संघर्ष करना है। क्या अपन संघर्ष करेंगे? ये जो मैंने कुछ तकनीकी बिंदु बताए, मुझे विश्वास है कि आप सबको पता थे, पर जिनको पता नहीं थे उन तक मेरी बात पहुंचे। सामाजिक दृष्टि से अपन देखें तो एक समाज हर वर्ग से मिलकर बना होता है। उसमें हमेशा वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद रहता है। युवा वर्ग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। चूंकि आरक्षण का मुद्दा है तो इसमें सबसे सक्रिय युवाओं को होना चाहिए, क्योंकि आज वो भी हर भर्ती का एग्जाम देते हैं। मैं खुद इस बात का भुगतभोगी हूं। मैं अभिषेक लाहौर से आता हूं और मैं 2014 में मेरी रैंक आईआईटी में 1800 थी। तो अगर मैं ओबीसी में होता तो मैं शायद आईआईटी मुंबई पढ़ के आता, जो देश की नंबर 1 कॉलेज है। लेकिन फिर मुझे इंजीनियरिंग दिल्ली से करनी पड़ी, क्योंकि मैं ओबीसी में नहीं था सेंटर की। ऐसे हजारों उदाहरण अपने सामने। इस साल हमारे बंधु जो आईआईटी से हैं, भाई दिनेश, वो यूपीएससी में उनकी 150 रैंक आई, आप सबको पता होगा। अगर वो आज आरक्षण होता तो वो 150वीं रैंक पे राजस्थान कैडर के आईएएस बनते, और हो सकता है वो कभी जोधपुर के डीएम रहते हुए अपनी सेवा करते। ऐसे हजारों उदाहरण हैं इतिहास में जाके देखे, जिनके वो उदाहरण ऐसे हैं कि आरक्षण नहीं होने की वजह से अपन वंचित रहे। तो एक वैचारिक जो चेतना होती है वो आप सबके अंदर होनी चाहिए कि क्यों जरूरी है आरक्षण। वैचारिक आंदोलन पहले जरूरी है।
आज का जमाना भाई सूचनाओं का जमाना है, दमखम का जमाना नहीं है। अगर आपकी सूचना पुख्ता होगी, आपके विचार पुख्ता होंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। हम सबको संगठित रूप से रहने की जरूरत है। अगर मैंने अभी सुना, कुछ वरिष्ठ जनों को बड़ा आराम आता है सुनने में, पर उन्होंने बार बार एक बात कही कि समाज में एकता जरूरी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में एकता है, हमें राजनीतिक एकता की जरूरत है। जितने भी राजनीतिक नेता है वो सब मिलकर एक मंच पे बैठे और वहां से जब प्रावधान लेके जाए दिल्ली, तो उनको लगे कि हाँ ये सब विष्णु समाज के नेता है। आप राजनीतिक एकता को समाज की एकता से मत जोड़िए। जब राजनीतिक एकता उनको दिखेगी, मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं, भाई जसवंत सिंह जी अलग मिल रहे हैं, हरियाणा वाले अलग मिल रहे हैं, यहां हमारे विधायक अलग मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग आपके साथ हैं। आप हमको रास्ता दिखाओ कि आगे। आपने उन्होंने बोला कि युवा पीढ़ी सक्रिय होनी चाहिए, तो रास्ता तो दिखाओ हमें कि भाई चलना कहां पे है। तो ये रास्ता आप लोग दिखाओगे, जितने भी नेतागण हैं, जितने भी वरिष्ठ गण हैं, और हम उस रास्ते पर चलने को तैयार है। तो एक समाज की राजनीतिक मजबूती बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने कहा ना युवा बोलेंगे, मुझे लगा युवाओं को बोलना है। तो जितनी भी मेरी युवा शक्ति है उनसे लास्ट निवेदन करूंगा, उसके बाद मैं मेरी बात समाप्त करूंगा कि आप वैचारिक रूप से हर जगह सक्रिय रहे। जहां भी भाई ट्विटर है और भी जगह है जहां लिखने का मौका मिले वहां अच्छी बातें लिखे, समाज की आवाज को मजबूत करे। और एक अंतिम निवेदन, जो लोग आज यहाँ नहीं आए हैं और जिनको लगता है कि वो अपना ये कर रहा है, वो अपना ये कर रहा है, उनके लिए एक निवेदन है। कुछ मैं भाई उनसे आह्वान करना चाहूंगा, भाई कुछ भाई लिख के लाया हूं पंक्तियां, हो सकता है कि उनके विचार उससे मजबूत हो, उनकी आंतरिक चेतना जागे। अब तो इस लंबी निद्रा से जागो, अब तो इस लंबी निद्रा से जागो, समाज हित में आगे आओ। अब तो इस लंबी निद्रा से जागो, समाज हित में आगे आओ। जोश की चिंगारी जलाओ, एकता का गीत गाओ। अब तो इस निद्रा से जागो, समाज हित में आगे आओ। जोश की चिंगारी जलाओ, एकता के गीत गाओ। ए मेरे रेगिस्तान के युवा सुनो, ए बिश्नोइयों के युवा सुनो, सब मिलकर एक दूसरे को जगाओ। अपने अधिकारों की मंजिल की ओर, अपने हक की मंजिल की ओर, आरक्षण की मंजिल की ओर सब मिलकर कदम बढ़ाओ, सब मिलकर कदम बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, न्यून प्रणाम।